हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 15 पढ़ाएंगे। वीडियो नंबर 15 में पृष्ठ रसायन का भाग 15 में हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक के लक्षण। देखिए, इसके पहले अब तक कुल मिलाकर के इस पृष्ठ रसायन चैप्टर में 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो कृपया करके अगर आपको पृष्ठ रसायन अच्छे से समझना है तो मेरे हर वीडियो को आप लोग सीरियल नंबर से देखिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हर वीडियो मेरा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का भाग 15। और भाग 15 में हम लोग का टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक के लक्षण। देखिए, अब तक हम लोग उत्प्रेरक में 3 वीडियो बना चुके हैं, भाग 12, भाग 13 और भाग 14। तो अगर आपको सिर्फ उत्प्रेरक ही पढ़ना है तो भाग 12 से भी देखना शुरू कर सकते हैं। जब तक पीछे वाला भाग 12, भाग 13 और भाग 14 वीडियो नहीं देखेंगे, यह वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पृष्ठ रसायन का भाग 15 में। टॉपिक का नाम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, उत्प्रेरक के लक्षण। देखिए, जो कैटालिस्ट उत्प्रेरक जो होते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। अगर कोई अभिक्रिया मंद गति से है, उत्प्रेरक थोड़ा सा अगर डालोगे तो हो सकता है कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाए। अगर कोई अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रहा है तो उसको धीरे करने के लिए बाहर से कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिए कि वह अभिक्रिया मंद गति से होने लगी, तो वो भी तुम्हारा उत्प्रेरक ही होगा। यानी कि उत्प्रेरक का क्या डिफिनीशन है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, हल्का सा आप लोगों का केवल रिपीट कर दिए, ठीक है। मैंने वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब उत्प्रेरक का क्या लक्षण होता है, उत्प्रेरक कैसा गुण रखते हैं, यही हम लोगों को टॉपिक में पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, उत्प्रेरक के लक्षण, ठीक है। देखिए, पहला नंबर उत्प्रेरक का लक्षण क्या है? उत्प्रेरक की मात्रा अंत में अपरिवर्तित रहता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर कोई उत्प्रेरक हम किसी अभिक्रिया में डाले हैं, ठीक है, जैसे देखिए यही हम डाले थे हैबर विधि द्वारा, जब हम अमोनिया गैस बना रहे थे, यही हमारा हैबर विधि का इक्वेशन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। और यहां पर हमने क्या डाल दिया? एफआई डाल दिया। ये एफआई जो है इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, अगर ये आयरन नहीं था जिस समय, उस समय यह रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती थी। परंतु जैसे ही इसमें हमने आयरन डाल दिया, आयरन का चूर्ण डाल दिया, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आयरन है आपका उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यह जो आयरन है किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो उत्प्रेरक है, यह उत्प्रेरक की जितना शुरू में मात्रा लिए थे, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद भी उसकी उतनी ही मात्रा रहती है। यानी कि जितना हम शुरू में आयरन का मात्रा डाले थे कि ताकि यह अभिक्रिया तीव्र गति से हो, ठीक है, शुरू में हम मात्रा डाले थे जितना मात्रा आयरन का डाले हों, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद भी हमारा आयरन का उतना ही मात्रा बचा रह सकता है या बचा रहता है। मैंने अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले जितना हमने आयरन का चूर्ण डाला था कि ताकि अभिक्रिया तीव्र गति से हो, अभिक्रिया वो पूर्ण हो गई। मैंने कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया बना लिए, तो आयरन की जितनी मात्रा डाले थे उतनी ही मात्रा लास्ट में बच जाएगी।
ठीक है, यही टॉपिक लिखे हैं। उत्प्रेरक की मात्रा अंत में अपरिवर्तित रहता है, माने उसकी मात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इधर मान लीजिए कि आयरन को जब डाले अभिक्रिया कराने के लिए तो ये ठोस था, लेकिन जब अभिक्रिया पूर्ण हो गई तो इधर जो आयरन बन गया लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इधर हमने आयरन ठोस डाला था, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो आयरन अगर इधर ठोस था, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद हो सकता है कि लिक्विड हो जाए, माने कि उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है। या कोई लिक्विड डाल रहे हैं और इधर जाने के बाद अभिक्रिया पूर्ण हो जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इधर तो गैस हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मात्रा उतना का उतना ही रहता है। यानी कि 5 ग्राम डाले हैं इधर तो 5 ग्राम इधर आयरन आपका प्राप्त होगा। हो सकता है कि 5 ग्राम इधर ठोस डाले थे, इधर 5 ग्राम लिक्विड के रूप में आयरन मिलता हो। यही मतलब है कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो सकती है। मैंने की मत सोचना कि हम तो आयरन का कण डाले थे, आयरन का चूर्ण डाले थे और इधर चूर्ण तो मिल नहीं रहा है, इधर तो लिक्विड मिल जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग मात्रा देखिएगा कि कितना ग्राम है, कितना मोल है, वो उतना ही रहेगा। हाँ, भौतिक अवस्था जो कहते हैं वह परिवर्तित हो सकता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से पहला लक्षण हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? उत्प्रेरक की मात्रा अंत में अपरिवर्तित रहता है, परंतु इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है। बता ही दिए, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर, उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, इससे अभिप्राय क्या है? तुम लोग पूछोगे ना कि सर इससे क्या अभिप्राय है, ये तो समझ में आ गया। ये पूछोगे कि सर ये क्या है, तो देखिए बाबू, इसका कहने का मतलब क्या है? उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया के लिए आयरन उत्प्रेरक का कार्य किया। ठीक है, तो तुम सोच लिए कि लो, आयरन का नाम तो उत्प्रेरक पड़ गया। तुम कहोगे ना कि सर आयरन तो उत्प्रेरक है, आयरन को किसी भी रिएक्शन में डालेंगे तो वह उत्प्रेरक का ही कार्य करेगा। ये बाबू कोई ठीक नहीं है। नहीं समझ पाए? मैंने कहने का मतलब क्या है? इस लाइन का अर्थ यह बता रहे हैं कि उत्प्रेरक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इससे क्या अभिप्राय है? इससे यही अभिप्राय है कि इस अभिक्रिया के लिए तुम्हारा आयरन उत्प्रेरक का कार्य किया। किसका कार्य किया? उत्प्रेरक का कार्य किया। तो ये मत सोच लेना कि कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कि मान लीजिए यही हो, SO2 प्लस O2 एरो 2SO3, यही रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो ये मत सोचना कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें आयरन उत्प्रेरक ही डालना पड़ेगा। मैंने कहने का मतलब यह है कि यह आयरन उत्प्रेरक केवल इसी अभिक्रिया को करा सकता है। ये ठीक नहीं है या कोई फिक्स नहीं है कि यह इस अभिक्रिया को भी करा सकता है। यही मतलब हुआ कि कोई उत्प्रेरक जो होता है अपना एक विशिष्ट प्रकृति रहता है कि हाँ, हम इस रिएक्शन को ही सिर्फ करा सकते हैं, बाकी हम इस रिएक्शन को कराने में सफल नहीं हैं। ठीक है, तो अभिप्राय समझ में आया कि नहीं आया? क्या है अभिप्राय बाबू? उत्प्रेरक के विशिष्ट प्रकृति होते हैं। विशिष्ट प्रकृति से यह अभिप्राय है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है कि कोई उत्प्रेरक उसमें डाल दिए, तो ये मत समझना कि जो उत्प्रेरक डाले हो वह उत्प्रेरक हर अभिक्रिया के लिए कार्य करेगा। ये कोई फिक्स बात नहीं है। यही इस लाइन का मतलब हुआ कि आयरन उत्प्रेरक का नाम हो गया तो कहीं भी डालो, किसी भी रिएक्शन में डालोगे तो आयरन उत्प्रेरक का ही कार्य करेगा। यह बात गलत है। यह किसी एक ही अभिक्रिया के लिए सफल हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब प्रयोग में करके देखे गए हैं। माने ये जो सब बातें बोले गए हैं ये सब एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोले गए हैं, और एक्सपेरिमेंट के बेस पर किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं किया जाता है, बस रट्टा मारने की चेष्टा किया जाता है या समझने की चेष्टा किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए इसका एक एग्जांपल, ये तो समझ गए कि आयरन उत्प्रेरक है, तो कहीं भी आयरन को किसी भी रिएक्शन में डालेंगे तो वह उत्प्रेरक का ही कार्य करेगा, ये ऐसी बात नहीं है। सोचिए आपको हम एक अच्छा सा एग्जांपल पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई चाबी है, उस चाबी से कोई ताला हमारा खुल गया, तो उस चाबी से बोलोगे ना कि इस ताले के लिए चाबी है। अब सोचोगे कि ये चाबी है और इस चाबी से हर व्यक्ति का ताला खोलने की चेष्टा करोगे तो खुलेगा? बोलिए आप ही लोग। माने एक चाबी किसी एक ही ताले के लिए पर्याप्त होती है। ये ना कि चाबी नाम पड़ गया, किसी का भी ताला लेकर के हम खोलना शुरू कर दिए, खुलेगा नहीं। उसी प्रकार एक उत्प्रेरक किसी एक ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त हो सकता है। ये ना कि उत्प्रेरक नाम पड़ गया तो किसी भी अभिक्रिया में जाकर के कार्य करने लगेगा, यह बात गलत है। और एग्जाम्पल क्या है, एक चाबी से एक ही किस्म का कोई ताला खुल सकता है, ये ना कि हर कोई ताला इस चाबी से खुल जाए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार एक उत्प्रेरक किसी एक ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त हो सकता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। यही मतलब हुआ उत्प्रेरक के विशिष्ट प्रकृति से। ठीक है, दो हम लोग पढ़ लिए। तीसरा बाबू, तीसरा है उत्प्रेरक की मात्रा अभिक्रिया, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया में डालोगे तीन ना कि 2 किलो डाल दो, 4 किलो डाल दो, 10 किलो डाल दो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी ही मात्रा अभिक्रिया में डाल दोगे तो कार्य करना शुरू कर देगा। यही बात है। कौन सी बात है बाबू? उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। अब ये मत सोच लेना कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है आयरन, तो आयरन सस्ता है, मार्केट से 20 किलो खरीद कर लेकर आए और डाल दिए। नहीं, थोड़ी सी ही मात्रा डालोगे तो अभिक्रिया को करा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका भी एग्जांपल सुन लीजिए। आप लोग दूध देखो ना, दूध को गर्म कर दिया जाएगा और जब उसको दही बनाना होगा, दही, तो उसमें दही की थोड़ी सी मात्रा डालना पड़ता है। क्या किए हो, अब तुमको एक कोई बड़ा पात्र है और एक बड़े पात्र में तुमने दूध ले लिया है, उस दूध को गर्म भी कर दिए हो। अब सोच रहे हो कि हमको दही जमाना है, दही बनाना है, तो उतना ही दही ला करके उसमें डाल दो। तो ऐसा देखे हो, ऐसा संभव नहीं ना है। उसमें थोड़ा सा ही दही डाल दोगे तो अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 10 से 12 घंटे बाद वह अभिक्रिया पूर्ण होकर के दही का रूप ले लेगा। क्या दही की थोड़ी सी ही मात्रा डाले हैं कि नहीं डाले हैं? यानी कि अभिक्रिया कराने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए हमने थोड़ी सी ही मात्रा दही डाली है। उसी प्रकार उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के लिए पर्याप्त होती है। यह मत सोचना कि उत्प्रेरक जो है ज्यादा से ज्यादा डालोगे उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लिया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कराता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है तो उत्प्रेरक डाल भी दोगे तो वो कार्य नहीं करेगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, अगर तुम उसमें उत्प्रेरक डाल दोगे तो वो कार्य नहीं करेगा। यानी कि उत्प्रेरक के कार्य करने के लिए अभिक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। अगर अभिक्रिया प्रारंभ है, भले वो मंद गति से हो या तीव्र गति से हो, लेकिन होनी चाहिए। जब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगा उत्प्रेरक कार्य नहीं करेगा। अगर अभिक्रिया प्रारंभ हो गई है, उत्प्रेरक डालोगे तो हो सकता है उसकी दर को, उसके वेग को बढ़ा या घटा दे। ये मत कभी सोचिएगा कि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ और उत्प्रेरक कार्य करना शुरू कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, याद रखोगे ना कि उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कराता। ठीक है, लास्ट नंबर देखिए, साम्य अवस्था अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
अगर कोई अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो गई है, अगर किसी अभिक्रिया की अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर अब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो गई है तो उस समय अगर हम उत्प्रेरक डालेंगे तो उत्प्रेरक का उस रिएक्शन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए इसको देखिए, मान लीजिए यही रिएक्शन है N2 + 3H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सेबल रिएक्शन 2NH3, माने यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया गैस बना रहे हैं और पुनः अमोनिया गैस किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बना रहे हैं और तुरंत उतने ही समय में अमोनिया टूट करके पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे रहा है। माने जितना समय में ये दोनों संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं उतने ही समय में पुनः अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जा रहा है। जितना समय में ये दोनों संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं उतने ही समय में अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे रहा है। इसका यह अभिप्राय हुआ कि इधर से इधर होने वाले रिएक्शन इज इक्वल टू इधर से इधर होने वाले रिएक्शन, माने कि इधर से इधर होने वाला अभिक्रिया का वेग बराबर इधर से इधर होने वाला अभिक्रिया का वेग, दोनों बराबर हो चुकी है। जितने समय में ये दोनों आपस में संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं उतने ही समय में पुनः अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे रहा है। तो अभिक्रिया की इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में बराबर हो जाती है तो अभिक्रिया की इस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। और इस समय अगर कोई उत्प्रेरक तुम डाल भी दोगे तो अभिक्रिया के वेग पर या दर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी ही रफ्तार से जिस रफ्तार से हो रही थी होगी, कोई दिक्कत। तो याद रखना साम्य अवस्था अगर विक्रिया है तो उस पर उत्प्रेरक का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आप पढ़ चुके हैं बाबू कि साम्य अवस्था विक्रिया क्या होता है, वह विक्रिया जिसमें अग्र विक्रिया की दर और पश्च विक्रिया की दर बराबर होती है साम्य अवस्था विक्रिया कहलाता है। और इस समय अगर हमारी अभिक्रिया साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट स्थापित कर चुकी है तो अग्र विक्रिया की दर पश्च विक्रिया की दर बराबर होगी और उस समय हम उत्प्रेरक डालेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बाबू हम लोग इस वीडियो में आज क्या पढ़ लिए, उत्प्रेरक के लक्षण। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से स्वयं नोट्स बनाइए। हर टॉपिक पर हमने आपको एकदम विधिवत एग्जाम्पल सहित समझाए हैं, बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो चलिए एक बार जाते जाते एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। उत्प्रेरक के क्या लक्षण हैं? पहला, उत्प्रेरक की मात्रा अंत में अपरिवर्तित रहता है, माने कि जितना मात्रा डाले थे उतना ही मात्रा होगा। हो सकता है कि ठोस में डाले हो, द्रव में जाकर के मिल जा रहा हो, माने भौतिक अवस्था चेंज हो सकता है परंतु उसकी मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरा, उत्प्रेरक की विशिष्ट प्रकृति होती है, यानी कि अगर एक कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तो ये मत समझना कि वह पदार्थ हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह एक उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया के लिए सक्षम होता है, जिस प्रकार एक चाबी से एक ही ताला कोई खुल सकता है। तीसरा क्या है, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही पर्याप्त रहती है, माने अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने के लिए थोड़ी सी ही मात्रा उत्प्रेरक का डालोगे तो वो प्रारंभ कर देगा। अगला लास्ट चौथा नंबर क्या है, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, यानी कि अभिक्रिया हो रही है तो उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। ये मत सोचना कि अभिक्रिया कराना ही शुरू कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और लास्ट नंबर है, साम्य अवस्था अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माने साम्य अवस्था अभिक्रिया अगर स्थापित हो चुकी है
कुछ भी डालो, कितना भी उत्प्रेरक डालोगे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? उत्प्रेरक के लक्षण पढ़ लिए। अगर अच्छा से समझ में आया होगा, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से बचाइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ, लॉकडाउन में चलिए केमिस्ट्री में हम लोग ये चीज़ घर बैठे बैठे पढ़ लें। धन्यवाद।